हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय IB ACIO का पेपर कर रहे हैं और ये पेपर है इंग्लिश का। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 7। 6 सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज डिस्कशन 7 है और आज शुरू करने जा रहे हैं 20 फरवरी का पेपर। मतलब 18 फरवरी का और 19 फरवरी का हम लोग कर चुके हैं, 20 का करने जा रहे हैं। 20 में भी 3 होंगे, तो आज 7 है तो 7 है, 8 है और 9 है, हो जाएगा। तो 20 फरवरी का आज फर्स्ट शिफ्ट है ये, उसके बाद सेकेंड और थर्ड, फिर ये IB का पेपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो PDF आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा और उम्मीद है कि आपके ढेर सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर एक आध क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो चलो देखते हैं कि क्या गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों को CHSL या CHSL CGL इन लोगों का पेपर देना, तो आप लोगों के लिए भी भैया डिस्कशन 2022 वाला सारा का सारा करा चुका हूँ, CGL 2023 का भी करा चुका हूँ और आप लोग उनको देखिए। तब तक मैं इधर फिर आ जाऊँगा, CHSL 2023 का भी और स्टेनो का भी करा लूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखो, चौथा ऑप्शन देखने तो लिखा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नो करेक्शन रिक्वायर्ड का मतलब हुआ कि ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है बिना स्टेटमेंट पढ़े भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। आप अगर ऑप्शन को देखिए और स्टेटमेंट को देखिए समझ जाएंगे। तो ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड लिखा है और एक ब्रैकेट में पार्ट कुछ दिया हुआ है, तो देखना यह है कि ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है क्या यहाँ पर कोई मिस्टेक है। अगर कोई मिस्टेक है तो इन तीनों में से क्या होगी, अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो ये होगा। ठीक है, तो चलो सेंटेंस पढ़ते हैं और पढ़ के देखते हैं। लिखा है एवरीवन वेटिंग फॉर देयर टर्न। एवरीवन वेटिंग फॉर देयर टर्न, तो हर आदमी जो अपने अपनी बारी का, अपने अपने टर्न का इंतजार कर रहा था फॉर द इंटरव्यू, वाज इन फॉर्मल्स एक्सेप्ट तन्मय एंड मी। मुझे और तन्मय को छोड़कर बाकी सब लोग फॉर्मल ड्रेस में थे, ये लोग जीन्स वगैरह में रहे होंगे। चलो ठीक है, तो हमें पहले ये देखना है, गड़बड़ हो सकती है तो वर में गड़बड़ हो सकती है। तो वर किसके लिए लगा? एवरीवन के लिए लगा। एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीवन, एवरीवन, समवन, ठीक है, इन सब के लिए सिंगुलर वर्ब लगती है। तो पहली बात तो ये कि जो वर लिखा है उसकी जगह पर वाज होगा, एक मिस्टेक ही हो गई। इनफॉर्मल्स, ठीक है, एक्सेप्ट तन्मय एंड आई। अच्छा, प्रोनाउन का एक रूल है कि एक्सेप्ट चूंकि प्रीपोजिशन है, वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर होता है, अगर कोई प्रोनाउन, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और एक्सेप्ट जो है वो एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद तन्मय नाउन है। नाउन है तो नाउन तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव में ही जैसा होता है। लेकिन ये जो मी है ना, हाँ मी तो सही है, तन्मय एंड मी तो करेक्ट है ये, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तन्मय एंड मी ही होगा, आई नहीं लगेगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये बताना इसलिए जरूरी था कि यहाँ पे तन्मय एंड आई दिया हुआ है और यहाँ तन्मय एंड मी दिया हुआ, तो तन्मय एंड आई नहीं हो सकता, ये दोनों तो नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। दूसरी बात कि हमने कहा था कि ये वर्ब जो है ये सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पे वाज दिया है, यहाँ पे वाज दिया है, तो ये वर्ब तो नहीं होगा। तो दूसरे वाले में दो गलतियां हैं, वर्ब कर दिया और आई कर दिया, दोनों गलत हो गया। अब बचा पहला और तीसरा, इन दोनों में लड़ाई थी, तो दोनों में की लड़ाई में ये वाज तो दोनों का सही है, लेकिन ये पीछे से आई जो है ना, ये गड़बड़ हो गया, तो इस वजह से पहला वाला ऑप्शन खारिज हो गया। अब आपके पास केवल एक ऑप्शन बचा हुआ है, कौन सा वाला? ये थर्ड वाला। ठीक है, तो एक बार मैं क्लियर करके ऑप्शन बता दूं, ये थर्ड वाला आपका ऑप्शन होगा इस वाले क्वेश्चन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बेटा एक इडियम दिया हुआ है, कह रहे हैं इस इडियम की मीनिंग बताओ आप। हाई एंड माइटी, तो हाई मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा, माइटी का मतलब होता है बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा बड़ा। एक्चुअली इसकी लिटरल मीनिंग नहीं है, इसकी जो फिगरेटिव मीनिंग है, इसकी जो इडियोमेटिक मीनिंग है, इसका मतलब होता है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब एक हाई एंड माइटी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो बड़े अहंकारी होते हैं। ठीक है, एरोगेंट होते हैं। सुपरसिलियस हो सकता है एक वर्ड, कंसीटेड लगा सकते हो एक वर्ड, हॉटी कह सकते हो एक वर्ड। ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्ड हैं एरोगेंट के लिए। चलें आगे बढ़ें, तो ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ और सारे ऑप्शन डिस्कस करने के लिए। गुड लक, गुड क्विक और वेरी क्विक और गुड न्यूज आप जानते हैं, उनकी मीनिंग हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ आपको बताना है सैनोनिम्स।
साइनोनिम किसका बताना है भैया? आपको साइनोनिम बताना है ओब्लिटरेट का, ठीक है। तो ओब्लिटरेट, व्हाट डू यू मीन बाय ओब्लिटरेट? तो ओब्लिटरेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को एकदम से नष्ट कर देना, ठीक है, विध्वंस कर देना। जैसे बुलडोजर चल गया हो या भूकंप आ गया हो तो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओब्लिटरेट हो जाता है। और साइनोनिम में क्या होता है? एक्सट्रीपेट का मतलब भी वही, तो एक्सट्रीपेट मतलब वही होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। तो ये रहा आपका आंसर और ऑप्शन। एपिस्टिल का मतलब क्या होता है? एपिस्टिल होता है लेटर, चिट्ठी, जानते हैं ना, चिट्ठी वही होता है, पत्र, ये लेटर होता है। और स्टैब्लिश तो अपोजिट हो जाएगा, स्थापित हो जाना, तो नष्ट होने का अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो गया। हैंडसम, ठीक है, ये हैंडसम नहीं है, हैंडसम नहीं, हैंडसम है। हैंडसम होता है ना दो पहिए वाली घोड़ा गाड़ी, आप समझ गए? दो पहिए वाली घोड़ा गाड़ी जिसमें दो घोड़े होते हैं और आगे कोचवान होता है, पीछे दो लोगों के बैठने की सीट होती है, तो उसको कहते हैं दो पहिए वाली घोड़ा गाड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, एक खाली जगह दी हुई है, इसकी जगह पर क्या लगाओगे? तो पहले सेंटेंस पढ़ो आप। लिखा द 3 ब्रदर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट डैश देमसेल्व्स। 3 भाई थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो चॉकलेट को आपस में बांट लेंगे। तो 3 भाई आपस में बांटेंगे तो क्या लगेगा? अमंग लगेगा। 2 भाई आपस में बांटते तो क्या लगता? बिटवीन लगता। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 3 ब्रदर्स, यानी बिटवीन का चांस गया। अच्छा, आपस में बांटना है तो यहाँ एबव और अक्रॉस की तो कोई गुंजाइश नहीं है बच्चा। बिटवीन और अमंग, तो बिटवीन 2 के लिए लगता है और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए लगता है। 3 भाई हैं इसलिए अमंग लगेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है? आपको वन वर्ड बताना है। किसके लिए वन वर्ड बताना? ये स्टेटमेंट दिया है हैविंग एन एम्पल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। तो एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त या बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एम्पल क्वांटिटी किसी चीज़ की बहुत, काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा। तो कंफर्ट का मतलब क्या होता है? एकदम सुकून, राहत, तो ये तो लगेगा नहीं। डर्थ का मतलब क्या होता है? डर्थ का मतलब होता है लैक, LACK, डर्थ मतलब लैक, या इसको आप कह सकते हो अभाव या कमी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो अपोजिट हो जाएगा, वन वर्ड तो है नहीं, ये तो एम्पल का अपोजिट हो जाएगा ना, डर्थ। और अबंडेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज की अधिकता, प्रचुरता, मतलब बहुतायत कह सकते हो। जैसे हम कहें कि इस तालाब में अबंडेंस ऑफ फिश है, अबंडेंस ऑफ फिश मतलब बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा, प्रचुर, तो अबंडेंस हो गया। अच्छा, एम्पल का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, तो एम्पल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? ये अबंडेंस ही तो होगा, ये तीसरा वाला। अच्छा, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है। आपको 2 साइनोनिम, 2 एंटोनिम मिल गए। एक बार और देख लो, क्लियर कर देता हूँ, कुछ और भी बता दूंगा, आप पेन लेके तैयार रहो नोट करने के लिए भाई। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, तो अबंडेंट है, एम्पल है, ठीक है, अ लॉट ऑफ है, ठीक है, प्लेंटी ऑफ है, ठीक। तो ये प्लेंटी, एम्पल, अबंडेंट, अ लॉट ऑफ, ये सब अधिकता के लिए यूज किया जाता है, प्रचुरता के लिए यूज किया जाता है। ये आपका साइनोनिम होगा। अच्छा, ये डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी या अभाव किसी चीज़ की। और ये स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी या अभाव। तो डर्थ है, स्कार्सिटी है, पॉसिटी है, लैक है, ठीक है, डेफिशिएंसी है, ये सब क्या है? अभाव के लिए यूज किए जाते हैं। 2 साइनोनिम, 2 एंटोनिम। आंसर कौन सा हो गया? अबंडेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या है? एक सेंटेंस के 4 पार्ट हैं, ABCD। अब इसमें बताना है आपको एरर, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। अब ग्रामेटिकल एरर है ही इसमें, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नो एरर, नो एरर का कोई ऑप्शन दिख तो नहीं रहा ना, तो एरर ढूंढनी ही ढूंढनी है बच्चा। तो लिखा इंसुलिन सिक्रीट्स इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। मतलब जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसी के रिस्पॉन्स में इंसुलिन सिक्रीट होती है पैंक्रियाज से। क्लियर? अब ये बताओ, इंसुलिन सिक्रीट होती है कि इंसुलिन सिक्रीट करती है? मेरी बात पे समझ, गौर करिएगा। इंसुलिन सिक्रीट करती है या इंसुलिन सिक्रीट होती है? इंसुलिन सिक्रीट होती है ना। इंसुलिन को सिक्रीट कौन करता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करता है। अगर ये लिखा होता पैंक्रियाज सिक्रीट्स इंसुलिन तो ठीक था, लेकिन इंसुलिन अगर सिक्रीट के पहले लगाओगे तो ये एक्टिव में नहीं, तब ये किस में बनना चाहिए था? पैसिव वॉइस में होगा।
क्योंकि इंसुलिन सिक्रीट होती है, इंसुलिन सिक्रीट की जाती है, इंसुलिन खुद नहीं सिक्रीट करता। तो इसका मतलब हो गया कि इंसुलिन इज सिक्रीटेड, इंसुलिन जो है वो सिक्रीट किया जाता है पैंक्रियाज के द्वारा। तो ये होगा सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज। पैसिव में बनना चाहिए था, इंसुलिन सिक्रीट्स एक्टिव वॉइस हो जाएगी, जबकि जो सिक्रीट वर्ब का सब्जेक्ट इंसुलिन है वो उसका एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव सब्जेक्ट है। इस काम को इंसुलिन खुद नहीं करता, पैंक्रियाज करती है। तो ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए था, जो कि एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, और ये गलत है। सही होता इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज, बाय पैंक्रियाज ना भी लिखोगे तब भी ठीक है। चलो हो गया ना, तो आपको गलती मिली ना आपकी, और क्यों गलती थी ये मैंने बता दी। अब आगे आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में खाली जगह दी है, इसी खाली जगह को भरना है आपको। पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो। लिखा है कि हिज परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली डैश डिजास्टर। अब बताओ, किसी की परफॉर्मेंस के साथ अगर डिजास्टर लगा दिया तो दिस डिजास्टर डज नॉट हैव लिटरल मीनिंग। इस डिजास्टर की लिटरल डिक्शनरी वाली मीनिंग नहीं आएगी, लेक्सिकल मीनिंग नहीं होगी, क्योंकि डिजास्टर का जो लेक्सिकल मीनिंग है वो होता है आपदा, प्रलय, मुसीबत, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, आग लग गई, ये इसको डिजास्टर कहते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। अब किसी की परफॉर्मेंस के लिए लगा है तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक आपदा के लिए नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब एकदम धमाकेदार, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, एकदम धमाकेदार थी। अब मतलब प्राकृतिक आपदा, भूकंप जैसी धमाकेदार, मतलब सुनामी जैसी परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब कि वो बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगी, ये यहाँ पर सेंस होगा। दूसरी बात, यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, एक्सक्लेमेटरी का निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो भाव में जाना होगा आपको, भावार्थ निकालना होगा। मिटिगेटेड का मतलब क्या हुआ, मिटिगेटेड का मतलब बहुत कम हो जाता है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को कम कर देना, बहुत कम। अब ये बताओ एब्सोल्युटली मिटिगेटेड डिजास्टर तो नहीं होगा, बहुत कम नहीं, ये नहीं। अंडरमाइंड, अंडरमाइंड का मतलब ये भी होता है कम किया हुआ, बहुत डिवैल्यूएट, बहुत कम वैल्यू में। और अनजस्ट का मतलब अनुचित, ये भी नहीं लगेगा। अनमिटिगेटेड, अच्छा मिटिगेटेड का मतलब क्या होता है, कम के सेंस में। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है एकदम भयानक रूप से, बहुत ज़्यादा, एब्सोल्युटली अनमिटिगेटेड डिजास्टर, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड और बहुत अधिक मात्रा में एकदम एक्सेलेंट था। तो क्या लगा दो आप, अनमिटिगेटेड लगा दो, कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा करने के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझ गए ना। बाकी ऊपर वाले क्या कर दे रहे हैं, परफॉर्मेंस को कम कर दे रहे हैं, और ये अनमिटिगेटेड मतलब एकदम अनकंट्रोल्ड, बहुत ज़्यादा। आगे आ जाओ अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका, यहाँ फिर से एरर वाला क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ लिखा है ग्रामेटिकल एरर, तो लिखा है कि ही हैज़ बीन स्पेंडिंग अ लाइफ टाइम इम्बाइबिंग हिज लोकल क्लब्स हिस्ट्री। तो ही हैज़ बीन स्पेंडिंग अ लाइफ टाइम इम्बाइबिंग हिज लोकल क्लब, नहीं, तो ये काम चल नहीं रहा है, कंटिन्यूअस टेंस यहाँ नहीं पर होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये काम इन प्रोग्रेस नहीं है, इन प्रोसेस नहीं है, ये काम हो चुका है। तो ही हैज़ बीन स्पेंडिंग ना हो करके ही हैज़ स्पेंट कर दो आप, ठीक है। ही हैज़ बीन स्पेंडिंग नहीं, मतलब ये काम अभी भी चल नहीं रहा है, ये ही हैज़ स्पेंट हो जाएगा, उसने स्पेंड किया, एक लाइफ टाइम, एक पूरा जीवन उसने लगा दिया है, ठीक है। तो ये काम हो चुका है। तो ये तीसरा वाला हो गया। आगे आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से वही नो एरर, यहाँ दिया नो एरर। अच्छा अब की बार नो एरर का ऑप्शन है, तो एक चांस है कि ये क्वेश्चन सही हो, ठीक, देख लेते हैं सही है कि गलत है। लिखा है आई वॉन्ट ऑल द वर्कर्स टू ज्वाइन द इमीडिएटली मीटिंग। अरे नहीं यार, इमीडिएटली मीटिंग नहीं है, देखो ये द लिखा है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद ये मीटिंग क्या होगा, नाउन है, ये वर्ब वाला मीटिंग तो है नहीं। अच्छा आर्टिकल है, ये आर्टिकल और ये नाउन, आर्टिकल और नाउन के बीच में आप एडवर्ब नहीं लगाते हो, क्या लगाते हो, एडजेक्टिव लगाते हो, तो इमीडिएट मीटिंग होगा, इमीडिएटली मीटिंग नहीं होगा, ठीक है। या तो आप मीटिंग के बाद इमीडिएटली लगा दो तो ठीक हो सकता है। आपको इस सेंटेंस को सही करने के दो चांस हैं। एरर की जहाँ तक बात है तो इस वाले पोर्शन में एरर हो गई। अब अगर इम्प्रूव करना चाहते हो, इसकी जगह पर सही क्या होगा ये जानना चाहते हो, तो ये होना चाहिए आई वांट ऑल द वर्कर्स टू ज्वाइन द मीटिंग इमीडिएटली, या तो ऐसे करो टू ज्वाइन द मीटिंग इमीडिएटली, ये सुटेबल ज़्यादा है। टू ज्वाइन द इमीडिएट मीटिंग, अगर हम कहते हैं टू ज्वाइन द इमीडिएट मीटिंग का मतलब, तो इसका मतलब होगा अभी अभी मीटिंग तुरंत अनाउंस की गई है, मतलब ये पहले से अनाउंस नहीं थी,
अभी 10 मिनट पहले मीटिंग अनाउंस की गई है और सब लोग फटाफट ज्वाइन कर लो तो इमीडिएट मीटिंग हो जाएगा। और अनाउंस पहले से हुई हो और ये कहा जा रहा हो कि आप मीटिंग को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें तो हो जाएगा ज्वाइन द मीटिंग इमीडिएटली। आप इमीडिएटली को बाद में कर दो। फिलहाल आपकी गलती कहाँ है, ये चौथे वाले पोर्शन में है, ये आपका आंसर रहा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही उसको आपका जो मूड हो उस हिसाब से कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। चलिए 11 नंबर पे आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड, क्या बोले, हाँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। मतलब चारों वर्ड एक ही हैं तो इसमें एक स्पेलिंग सही होगी, बाकी सब गलत होगी। एडिक्वेट, तो इसमें होता क्या, ADE, पहले तो ये होगा ADE, उसके बाद QUATE, ये होगा एडिक्वेट की। ठीक, तो एडिक्वेट में पहला वाला तो एकदम से हमको ठीक लग रहा है। दूसरे वाले में QU के बाद A होना चाहिए था, यहाँ पे AD के बाद E होना चाहिए था, यहाँ QU के बाद A होना चाहिए था। ठीक है, वो पहला वाला ही होगा, बाकी सब में कोई गुंजाइश नहीं है। तो एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, एकदम उचित और पर्याप्त के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो ये ब्रैकेटेड पार्ट है और यहाँ नो करेक्शन लिखा हुआ है, तो हमें इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बिना मतलब जब तक उसको पढ़ोगे तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखा कि नाइदर डिड ही गिव हिज टर्म पेपर, उसने ना तो अपना टर्म पेपर दिया और हिज असाइनमेंट, और ना ही असाइनमेंट जमा किया। तो एक बात तो ये है कि नाइदर के साथ, इस नाइदर के साथ यहाँ क्या लगेगा, नॉर लगेगा। ठीक, एक बात तो ये हो गई। तो यहाँ आर लिखा हुआ है, ये एक तो कट गया। दूसरी बात कि जब आप नाइदर के साथ डिड ही गिव लिखे हो तो अब असाइनमेंट गिव तो होगा नहीं, जमा करना होगा। तो जब नार लगाओगे यहाँ पर, जैसे ही नार लगाओगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर डिड ही गिव, ये पूरा का पूरा यहाँ फिर आ जाएगा। तो यहाँ होगा नाइदर डिड ही, अब गिव या सबमिट के लिए लगेगा सबमिट हिज असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट होए वो गिव नहीं होता, वो सबमिट किया जाता है। तो नार हिज असाइनमेंट्स नहीं होगा। ठीक, इसकी जगह पे क्या होगा, नार डिड ही सबमिट हिज असाइनमेंट, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, और ये आपको अगर क्लियर ना हो तो और डिटेल में जाना हो तो आप इन्वर्जन का एक वीडियो है हमारे पास, इन्वर्जन लिखा होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करते हैं, इफ एंड इफ की सेंटेंस इज नॉट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव होता है तो हम सेंटेंस तब तो हम करते ही हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले। कभी कभी अगर आप नेगेटिव एक्सप्रेशन से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है नाइदर, अगर नाइदर से, नेवर से, सेल्डम से, नो सूनर से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक हेल्पिंग वर्ब पहले चली जाएगी, उसी वाले टॉपिक का है। तो और ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। तो इन्वर्जन, टॉपिक का नाम है इन्वर्जन, आप डाल करके सर्च कर लीजिएगा, इन्वर्जन का वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। एक वीडियो में हो गया, 2 वीडियो में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आंसर आपका मिल गया, ये चौथा वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। अच्छा, तो फिर वही एक ही वर्ड दिया हुआ है और कैलेडोस्कोप। तो कैलेडोस्कोप की कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही है, क्वेश्चन नंबर 12। कैलेडोस्कोप में देखो, इसमें होता क्या है ना कि पहले KAL होगा, ठीक है, उसके बाद आएगा E और I, बस यही ध्यान रखना, EI, उसके बाद डो लगाओ दो, DO लगाओगे, उसके बाद स्कोप लगाओगे। सारी गड़बड़ी जो है इसमें ना वो किसकी है, ये EI की है, कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप मतलब होता है निरंतर बदलने वाला, जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, उसको कैलेडोस्कोप कहते हैं। अब बाकियों में क्या गलती थी, यहाँ देखो, कैलेडोस्कोप कि यहाँ देखो I पहले लगा दिया, E बाद में लगा दिया। यहाँ देखो I के पहले E लगाया ही नहीं है, यहाँ लगाया तो है लेकिन D के बाद I लगा दिया है, O होना चाहिए था, तो ये चौथा वाला हुआ। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 आया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भैया क्या करना है, एंटोनिम बताना है आपको। किसका बताना है, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब जानते हो क्या होता है, पहले जब किला वगैरह बनता था, दुर्ग वगैरह बनता था, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता था, अभेद्य। अभेद्य दुर्ग, अभेद्य किला, अभेद्य मतलब ऐसे ही जाल होता है,
तो जिसको मतलब आप तोड़ ना सकें, जिसको बेध न सके, एक ऐसा किला जिसके अंदर आप दुश्मन घुस नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, वो अभेद्य होता था, इम्प्रेग्नेबल होता था। आप जिस पर अटैक ना कर पाएँ, आप जिसको जीत ना पाएँ, ऐसे होता था। ठीक। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल का मतलब होता है अनसेफ, जो सुरक्षित ना हो, ये सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव का मतलब एकदम नाजुक सा हो जाएगा, जिसको मतलब बहुत जल्दी, जिस पर अटैक आसानी से किया जा सकता है। वल्नरेबल का मतलब होता है इजी प्रे। इजी प्रे मतलब एकदम आसान शिकार होता है, वो वल्नरेबल कहा जाता है। एंटोनिम तो ये हो गया भैया। इम्प्रेग्नेबल क्या है? एकदम से सेफ है, और वल्नरेबल का मतलब एकदम से अनसेफ है। तो एंटोनिम हमारा हमको मिल गया अनअसेलेबल। तो अब जरा असेल तो देखो, ASS, ए आपका ठीक नहीं बना, मैं फिर से बना दे रहा हूं, ASSAIL। इस असेल का मतलब जानते हैं क्या होता है? अटैक होता है, हमला करना होता है। तो अब अनअसेबल मतलब क्या होगा? अनअसेलेबल मतलब जिस पर अटैक नहीं किया जा सकता। अच्छा, जिस पर अटैक नहीं किया जा सकता मतलब क्या? वो एकदम से सेफ है, वो इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा एकदम से। तो ये क्या हो जाएगा? ये आप उसका साइनोनिम पूछा गया होता तो ठीक होता। स्टाउट का मतलब क्या होता है? बहुत ही मजबूत, ताकतवर। लेकिन ये पर्सन के लिए आता है, थिंग के लिए नहीं, घर मकान के लिए नहीं। स्टाउट पर्सन होता, कोई आदमी होता है जो बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर होता है। इनवायोलेबल, तो इनवायोलेबल का मतलब क्या होगा? कोई ऐसी चीज जो कभी टूटती नहीं, अनब्रेकेबल कह सकते हो। इनवायोलेबल का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज नेवर ब्रोकन, कोई ऐसी चीज जो कभी टूटती ही नहीं है, वो होता है। तो ये भी इम्प्रेग्नेबल ही जैसा मान लो, जो टूटे ना कभी, जो एकदम सेफ हो, बहुत मजबूत हो। ठीक, चलिए आंसर भी आपको मिल गया, सारे वर्ड्स की मीनिंग भी आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या है? इडियम एंड फ्रेज। ठीक है, इडियम एंड फ्रेज। अब क्या लिखा? इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है? संक्षेप में, इन ब्रीफ, सारांश में, समरी के फॉर्म में। तो इन अ हरी तो होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं होगा, राइट एंग्रेली नहीं होगा, क्या होगा? टू बी वेरी ब्रीफ, बहुत ही संक्षेप में कोई चीज़ करना। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ 15 पे बेटा। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा 15। हाँ ठीक, 15 में क्या है? पिको आरेस है, आपको अरेंज करना है। चलो पढ़ के देखते हैं। लिखा है द सोल्जर्स वर, सोल्जर हैं तो फिर लड़ाई में शामिल होंगे, और क्या। यहाँ लिखा सोल्जर्स वर, यहाँ लिखा है लाइन्स एंड विद लिटिल टू नो आर्टिलरी, मतलब उनके पास करीब आर्टिलरी नहीं ही के बराबर थी। द बैटल सीम्ड डैश, लिखा है बैटल विद द एनिमी। अब सोल्जर शुरू में है तो बैटल तो होगी। इंगेज्ड इन एन अपहिल, अपहिल, अपहिल के बाद क्या लगाओगे? अपहिल बैटल, मतलब पहाड़ी पे ऊपर। ये हमारे सैनिक नीचे थे और दुश्मन के सैनिक ऊपर के ओर थे। ये कारगिल वाली बात हो रही है हमको लग रहा है। ठीक है, आगे लिखा इंगेज इन अपहिल। आगे लिखा है फोर्सेज, फोर्सेज किसके साथ लगेगा? एनिमी फोर्सेज। एनिमी के बाद क्या लगा दो? फोर्सेज लगा दो। ठीक है, तो सीधे से है। एंगेज्ड कहाँ लगाओगे? सैनिक जो थे इंगेज थे, तो सोल्जर्स वर इंगेज्ड। अच्छा ठीक है, मिल तो गया, एकदम से लिंक लग चुका है। जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स वर कहाँ? सोल्जर्स वर इंगेज्ड, आर लगा दो। सोल्जर्स वर इंगेज्ड इन एन अपहिल, अपहिल के बाद बैटल लगा दो, आर के बाद क्यों लगा दो। अपहिल बैटल विद द एनिमी, एनिमी के बाद फोर्सेज लगा दो, विद द एनिमी फोर्सेज। एनिमी फोर्सेज के बाद क्या लगा दोगे आप? बिहाइंड द बिहाइंड द एनिमी लाइन। हाँ ठीक है, ठीक है। और ये बैटल सीम्ड लॉस्ट, लग रहा था कि हार चुके हैं, बट द सोल्जर्स डिड नॉट लूज देयर मॉरल। हाँ ठीक है, लास्ट में पी लगा दो, RQSP। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन आपका? RQSP 15वां का। तो RQSP कौन सा हो गया? ये तीसरा वाला हो गया। समझ तो गया ना कैसे लगना। ठीक है, अब आगे आ जाओ 16 नंबर पे। तो ये है आपका 16 नंबर। फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, आने दो। लिखा द एडवाइस दैट ओनली यू, वो एडवाइस जो कि केवल आप, ओनली यू के बाद अब वर्ब लगाओगे। वर्ब क्या लगा? ओनली यू कैन गिव योर सेल्फ। ठीक है, तो आर से स्टार्ट होगा, ये हमको मिल गया क्योंकि और कहीं वर्ब नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो ये आर से स्टार्ट होना है। पहला हमको सेंटेंस आर मिला, तो आर से ये दोनों तो है नहीं, आर से आपके पास दो ऑप्शन बच रहा है, तो आर के बाद पी लगाना है, ये भी तय हो गया। तो लगा लो आर के बाद पी, क्या करना है? ओनली यू कैन गिव योर सेल्फ क्लोजर इज, इज के बाद इज सो प्रिवेलेंट परहैप्स बिकॉज ऑफ इट ऑफर्स
इट ऑफर्स क्या, किसको ऑफर करता है, तो पहले ये लगा दोगे। तो आर हुआ पहला और आर के बाद क्या लगा दिया हमने, पी लगा ही है दोनों में। पी के बाद हमें क्या करना है, तो जो ऑफर करता है, ऑफर किसको करता है, ऑफर द पर्सन, ठीक, उस पर्सन को ऑफर करता है हु हैज़ बीन ब्रोकन अप विद द इल्यूजन ऑफ द कंट्रोल इन सिचुएशन। हाँ, ये तो हो जाएगा हमारा। तो 16 नंबर में बोलो क्या हुआ, आर पी के बाद क्या कर दें, एस लगा दें, उसके बाद क्यू लगा देंगे, ठीक है। एस पहले आ जाएगा पर्सन वाला, फिर क्यू लगा दो लास्ट में, आर पी एस क्यू। कहाँ मिला आपका आंसर, ये आर पी एस क्यू हो गया, ठीक है ना। चलिए अब और लिंक देखना चाहो दिखा दें, यहाँ वेयर लिखा हुआ है, वेयर लगाओगे तो कहाँ लगाओगे भाई, वेयर किसके लिए लगा सकते हो, सिचुएशन के लिए ही तो वेयर लगा पाओगे, और कौन सी और किसके साथ वेयर लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, फिर से वही खाली जगह भरना है। सेंटेंस पढ़ो, वी कैन ओनली डैश टू अ फ्यू ऑफ द मेजर्स व्हिच रिसीव्ड हिज एफिशिएंट सपोर्ट। तो इन्होंने बताया कि हम केवल कुछ उपायों की ओर डैश कर सकते हैं, ठीक है, जो कि रिसीव्ड हिज एफिशिएंट सपोर्ट, जिसमें जहाँ कि उसको पूर्ण मतलब एफिशिएंट मतलब एकदम अच्छा सा सपोर्ट मिला था। तो हम उन चीज़ों की ओर केवल क्या कर सकते हैं, केवल प्रिल्यूड कर सकते हैं। प्रिल्यूड का मतलब क्या हुआ, कोई नाटक वगैरह होता है या प्ले वगैरह कोई होता है, तो उसके पहले जो छोटा सा एक नाटिका टाइप की होती है, मतलब 10-5 मिनट की 15 मिनट का एक छोटा सा स्मॉल प्ले होता है, उसको प्रिल्यूड कहते हैं। वो भूमिका के टाइप में यूज किया जाता है, इंट्रोडक्शन के तौर पर यूज किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हो प्ले का इंट्रोडक्शन जो होता है वो प्रिल्यूड हो गया। एक्सूड क्या होगा, EXUDE, एक्सूड का मतलब होता है ना पसीजना। पसीजना सुनते हो, जहाँ समझ रखे हो, जैसे कभी कभी होता है कहीं कमरा लो या किसी के घर में रहो, तो कभी कभी होता है वहाँ से सीलन आती है, सीलन आती है तो क्या होता है, पानी पसीजता है, उसी को कहते हैं एक्सूड। एक तरह से ये सिक्रीशन है जो लिक्विड फॉर्म में होगा और थोड़ी बैड स्मेल होनी चाहिए, तो किसी चीज़ का ऐसा सिक्रीशन होता है, पसीजना हो गया। एल्यूड का मतलब क्या होता है, थोड़ा हिंट करना, इंडिकेट करना, और इनडायरेक्ट, सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्ट इंडिकेशन जो होता है, एक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करना किसी चीज़ की ओर। तो ये तो हमारी समझ से ठीक ठाक लग रहा है कि वी कैन ओनली एल्यूड टू अ फ्यू ऑफ द मेजर्स, हम कुछ उपायों की ओर आपको इंडिकेट कर सकते हैं, थोड़ा हिंट कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इनडायरेक्टली कर सकते हैं, तो ये ठीक है। प्रूड का मतलब होता है ना बहुत संकोची टाइप का, आदमी के लिए यूज किया जाता है, बहुत हेजिटेटिंग पर्सन होता है, उसको कहते हैं, ठीक। तो ये बाकी तो दोनों तीनों लग ही नहीं रहे हैं किसी काम से, एल्यूड वाले में है थोड़ी बहुत गुंजाइश जो बन रही है। चलो अगला आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें आपका क्या है, अरे दादा, क्वेश्चन नंबर 18 वंस मोर रिलेटेड टू रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन पढ़ो, इसमें स्टार्टिंग आपको दिया हुआ है S1 और एंड आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं। यू लिव आइदर इन अ विलेज और अ टाउन ऑफ इंडिया, आप या तो इंडिया के किसी गांव में रहते होंगे या किसी शहर में रहते होंगे। आगे लिखा कि मेनी विलेजेस एंड टाउन्स फॉर्म अ तहसील एंड तालुका, ठीक। ये तो सीधे सीधे हो गया ना, पहले इन्होंने बात की किसकी, विलेज और टाउन की। विलेज और टाउन से बहुत सारे विलेजेज एंड टाउन्स मिलकर के क्या बनते हैं, विलेजेज एंड टाउन्स मिलकर के तहसील या तालुका बनते हैं। तो अब एकदम सीधा जब ये वाला किस पे ख़त्म हो रहा है, तहसील, और सॉरी ये स्टार्टिंग वाला किस से ख़त्म हो रहा है, विलेज और टाउन पे, और पी वाला विलेज और टाउन से स्टार्ट हो रहा है, तहसील तालुका पे ख़त्म हो रहा है। और यहाँ देखो और में लिखा मेनी तहसील एंड तालुका फार्मर डिस्ट्रिक्ट, ये मिनी तहसील और तालुका से शुरू होकर किस पे जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट पे, और डिस्ट्रिक्ट क्या बनाते हैं, स्टेट, ये स्टेट पे ख़त्म हो रहा है। अच्छा, तो मतलब हुआ कि हम पी लगाएं, पी के बाद पी लगाएं, पी के बाद क्या लगा दें, आर लगा दें, ठीक है। पी आर देखो कहीं पे मिल रहा है, पी आर पी आर पी आर, ये मिल रहा है हमको, पी आर एक का पी आर मिला और तो कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है भैया। तो पी आर लगा लो। अब क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्यू एस भी चेक कर लो। तो आर में हम स्टेट पे ख़त्म किए हैं, और यहाँ क्यू में लिखा है देयर आर आल्सो सम एरियाज इन आवर कंट्री कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, वो फ्री स्टेट थे, ये यूनियन टेरिटरीज, क्यू में यूनियन टेरिटरीज की बात की। अब एस में कह रहे हैं दीज टुगेदर विद ऑल द स्टेट्स, अब ये यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के साथ मिलकर के हमारी कंट्री बनती है, जिसको हम इंडिया कहते हैं। तो छोटे से बड़े की ओर बढ़ते चले गए, ठीक है, ये हमारा एकदम से करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 में फिर से खाली जगह भरनी है,
बहुत खाली जगह भरवा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। इन्होंने लिखा कि द बिल इंक्रीजेस द पेनाल्टी। जो बिल आया है, ये बिल कौन सा हुआ? ये होटल का बिल नहीं ना, समोसे चटनी का, ये कोर्ट का है। कोई बिल है, विधेयक पास हुआ है पार्लियामेंट से। तो द बिल इंक्रीजेज, ये जो बिल नया पास हुआ है वो इंक्रीज कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है किसको? पेनाल्टी को। टू डैश बिटवीन 3 and 6 months। तो 3 से 4 महीना, ये तो सजा होगी ना बच्चा। पेनाल्टी पहले थी, पेनाल्टी बढ़ा के इन्होंने सजा भी 3-4 महीने की सजा भी रख दी, या फिर फाइन अप टू द 10,000 या 10,000 तक की फाइन, या फिर सजा और फाइन दोनों। ठीक है, तो फाइन सजा ये मैटर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या हुआ? कैद, जेल की सजा। और बैनिशमेंट का मतलब देश से निकाल देना। नहीं, ये तो फिर 6 मतलब अगर हम 3 से 6 महीने की बात कर रहे हैं तो बैनिशमेंट नहीं होगा, तब क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट होगा। डिस्चार्ज का मतलब फ्री कर देना, लिबरेशन, मुक्त कर देना। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, उसमें सजा का प्रावधान है, मुक्त करने की कोई बात ही नहीं है। तो बैनिशमेंट नहीं होगा, फिर क्या होगा? 3 से 6 महीने की कैद की सजा हो गई, तो ये इम्प्रिजनमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, आज का ना, रोज तो चलता रहेगा। ये वाला क्वेश्चन है, बताना है आपको साइनोनिम किसका बताना है? एंटीपैथी का। एंटीपैथी माने क्या होता है? लगाव, कोई चीज होती है उसमें, और ANTI जब लगा देते हो, आई लगा देते हो, तो ये क्या हो जाता है? अपोजिट में। तो एंटीपैथिक मतलब होता है डिसइंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का ठीक अपोजिट हो जाएगा। मतलब आप जिस चीज़ को आप पसंद ही नहीं करते, जिस चीज़ के विरोध में होते हैं, एंटीपैथी एक तरह से क्या कह सकते हो? एंटीपैथी कोई सपोर्ट नहीं, तो एक तरह से कह सकते हो उसको अपोजिट या अपोज में आ जाएगा। एफिनिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, मैं जरा क्लियर कर रहा हूँ। एफिनिटी का मतलब क्या हुआ? सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, जैसे हम कहें कि प्लांट्स हैज सम एफिनिटी विद ह्यूमन, जो पेड़ पौधे होते हैं कुछ मामलों में इंसानों के समान होते हैं, तो एफिनिटी आ जाएगी। रेपर्ट का मतलब क्या होता है? हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? तालमेल। समझ रहे हो? तालमेल, सामंजस्य, आपसी सामंजस्य, मेल, प्रेम, मोहब्बत, इसको कहते हैं। ठीक है, रेपर्ट हो गया। एंटागोनिज्म क्या होता है? एक तरह से अपोज क्या होता है? इसी को कहते हैं ना विरोध में जाना, अपोज करना। रैलिस किसके लिए लगता है? ये एंजॉय करने के लिए लगता है। आप कोई चीज़ एंजॉय कर रहे हो उसके लिए लगेगा। तो आपका जो एंटीपैथी के लिए सुटेबल वर्ड है वो कौन सा है? एंटागोनिज्म होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और न्यू ईयर आ रहा है, थोड़ा हंगामा कम करना, पढ़ाई लिखाई पे जोर दो। 2 महीने बाद आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, एक बार सिलेक्शन हो जाए तो रोज़ न्यू ईयर मनाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेहनत कर लो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यू ईयर ना मनाना, लेकिन कम समय के लिए मनाना, पूरा 2 दिन नहीं। ठीक है, तो खाने पीने का ध्यान रखो, ठंडी बहुत पड़ रही है, पढ़ाई का ध्यान रखो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।